नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। लक्ष्मीकांत 7th एडिशन इंडियन पॉलिटी सीरीज हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 था हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आपने वो कवर नहीं किया है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर बुक से चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद में ये एमसीक्यू सेशन पे एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम दिया जाएगा और आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, ऑल एग्जाम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो यानी कि सबसे सर्वोच्च क्या है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है पार्लियामेंट और डी ऑप्शन है रिलीजन। तो आप अपना आंसर सोच के तैयार रखिए। तो होप आपने अपना आंसर सोच दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम क्या है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का है बी फॉर बॉम्बे। दूसरा क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के अंदर जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यूके, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी यूएसएसआर एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कौन से देश के संविधान से लिया गया है। सोचिए, आंसर बताइए। होप आपने सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बी फॉर बॉम्बे, यूएसए। भारत में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कंसेप्ट है वो यूएसए में है। वहीं से क्या है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भारत ने बोरो किया है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू इज द पावर of the courts to examine the actions of legislative, executive and administrative arms of the government। यानी कि जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है, जो कार्यपालिका है, उनकी जो एक्शंस है उनको एग्जामिन करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं या नहीं, एंड टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है जुडिशियल रिव्यू की, वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना मेंस के आंसर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ए ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट एंड डी ऑप्शन है द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो ये पीवाईक्यू है। तो डोंट वरी अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर बताना है आपको इस क्वेश्चन का। सोच लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत में, वो लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। ठीक है, सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक बार सवाल पूछा गया था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से यूनियन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट हमने लिया है।
The concept of Union of States in Indian Constitution has been derived from the British North American Act of 1867. वहां से हमने इसको बोरो किया है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या दो मतलब है भारत में, क्या क्या मतलब है ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के दो मीनिंग क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो पहला मीनिंग है कि स्टेट्स अलग नहीं हो सकते, और दूसरा क्या है आप मेरे को बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, असर्शन एंड रीजन। उसके बाद में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है। असर्शन क्या है? द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। और रीजन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम। तो उसमें बताना है कि असर्शन है यानी कि स्टेटमेंट ए है वो स्टेटमेंट आर का, यानी कि जो असर्शन है उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ए का रीजन क्या है? आर है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही हैं परंतु आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक। सी है ए करेक्ट है बट आर इज रॉन्ग, एंड डी ऑप्शन है वो है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा अब तक। तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है हमने यूएसए से बोरो किया है, और भारत में इसका क्या है? लिमिटेड है। ये बिल्कुल सही बात है, जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो भारत में क्या है? लिमिटेड है। दूसरा ऑप्शन है यानी कि जो रीजन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि भारत के संविधान में बहुत सारी बातें बोरो की गई हैं, हमने इस पूरा लेक्चर ही है इस पे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या इसका कारण ये थोड़ी है, ए का कारण ये थोड़ी है कि हमने बोरो किया है तो इसको लिमिटेड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भी तो बोरो कर सकते थे, तो ये ए का इसका कारण नहीं है, परंतु दोनों बातें सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रीजन इज द नॉट राइट रीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो भारत में फेडरल सिस्टम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से देश से इंस्पायर हुआ है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा, बी दिया हुआ है यूके, सी दिया हुआ है यूएसए एंड डी दिया हुआ है आयरलैंड। जो फेडरल सिस्टम है यानी कि सेंटर सरकार होगी एक, और दो लेवल ड्युअल पॉलिटी का जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है सेंटर और स्टेट लेवल पे, वो कहां से हमने इंस्पायर होकर लिया है? इसका आंसर आप लोग बताइए। आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और क्या क्या लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम पूरा इसको कवर कर चुके हैं। नहीं याद है तो उसको याद कीजिएगा टेबल को। नेक्स्ट इज द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड अप ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। यानी कि जो भारत का फेडरलिज्म है वो कौन से देश के फेडरलिज्म पे बेस्ड है? फिर से वापस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ गया। आंसर बताइए, ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी जर्मनी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताने की जरूरत है क्या? बी फॉर कनाडा। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। अगले क्वेश्चन में 7वें नंबर क्वेश्चन में जो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे डिफरेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए दिया हुआ है बोथ ए रियल एंड ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव।
तो भारत में रियल एग्जीक्यूटिव भी है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट है वो रियल नहीं है, वो नॉमिनल है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, परंतु ये बात है वो ब्रिटेन में भी सही है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों में ये कॉमन फीचर है, डिफरेंट नहीं है। तो दोनों में क्या है, कॉमन फीचर है। बी ऑप्शन है ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यदि कोई एक मिनिस्टर रिजाइन करता है तो सबको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अपने एक्शंस के लिए। किसको? लोकसभा को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत में किसको है? लोकसभा को, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। तो ये भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। तो डिफरेंस तो नहीं है ये। सी क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि एक लोकसभा होगी और दूसरे राज्यसभा, उसी तरह से एक अपर हाउस होगा एक लोअर हाउस होगा ब्रिटेन में। तो दोनों में ये क्या है? कॉमन है, परंतु डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर इसका। डी देखते हैं, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ब्रिटेन में हमने देखा है कि किस क्या है? डी, ऑप्शन डी बताइए आप, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का कंसेप्ट है। भारत में मिक्स का कंसेप्ट है, जुडिशियल सुप्रीमेसी प्लस जुडिशियल रिव्यू, ये पार्लियामेंट्री सोवर्निटी। सॉरी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी फॉर दिल्ली। तो ब्रिटेन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो भारत से अलग है, इस अलग बनाता है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। तो आठवां क्वेश्चन है वो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है? ऑप्शन ए है इंडिया ओनली, ऑप्शन बी है यूएसए ओनली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली, सी है इंडिया और यूएसए दोनों में, डी है यूके ओनली। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है सिस्टम? तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। तो इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है। ओनली लग गया, केवल भारत में है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बी क्या है? यूएसए में है, ओनली लग गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी इंडिया एंड यूएसए दोनों में है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलकाटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग characteristics is common between the federal system of India and America। जो भारत और अमेरिका का फेडरल सिस्टम है उनमें क्या कॉमन है? ए ऑप्शन है ए सिंगल सिटीजनशिप, बी ऑप्शन है 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है डुअल जुडिशियल सिस्टम, डी ऑप्शन है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग इसका आंसर सोच के दीजिएगा, जल्दी सोचिए। देखो बिना सोचे याद नहीं रहेगा, तो पैसिवली देखने से कोई मतलब नहीं है इन लेक्चर्स को। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज वी विल बी लर्निंग, जो पूरा पॉलिटी है हमारा तैयार हो जाएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सिंगल सिटीजनशिप। कॉमन बताना है भारत और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, परंतु यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 3 लिस्ट इन इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है शेड्यूल 7 में, ठीक है। परंतु अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी डुअल जुडिशियल सिस्टम। तो भारत के अंदर हमने देखा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में। परंतु हमने देखा था कि यूएसए में डुअल जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, यानी कि एक यूएसए के जो फेडरल लॉ है उनको फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉलो करवाती है, और जो स्टेट्स लॉ है उसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है स्टेट्स में। ठीक है, तो इसका ये तो गलत ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है, वो यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो कॉमन बताना है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी भी नहीं हो सकता, और डी क्या है, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के अंदर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और यूएसए में भी क्या है, एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है। ए ऑप्शन है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूनिटरी ओनली। ठीक है, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज इट ऑफ फेडरल फॉर्म। ठीक है, एंड डी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो वहां के लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर सोचिए आप लोग। सोच लिए क्या। तो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बिल्कुल सही बात है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूनिटरी ओनली, तो ये तो गलत है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। ठीक है, सी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है, सेमी प्रेसिडेंशियल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं क्या, गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, अपॉइंट नहीं किए जाते हैं लोगों के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आंसर इसका हो जाएगा वो ए फॉर आगरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, यानी कि हमने कहां से बोरो की है, कौन से देश के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट है वो बोरो की है। ए ऑप्शन दिया हुआ है सोवियत यूनियन, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इटली है, और डी है कनाडा। तो भारत के संविधान ने कहां से लिया है, तो आंसर इसका बताइए आप लोग। जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने कहां से ली है। इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। इन दिस लिस्ट दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड जिसमें यूनियन और स्टेट्स हैं जो है उनको पावर दी गई है कानून बनाने की। तो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसमें अभी कितने हैं, 52 आइटम्स हैं। ठीक है, पहले 47 आइटम्स थे, उनकी संख्या 5 बढ़ा के 52 कर दी गई। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम हैं, 52 आइटम है, याद रखने हैं आपको। उन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एंड इनमें कोई भी यदि मैटर आता है तो दोनों ही सेंटर और स्टेट लॉ बनाती है, तो जो सेंटर है यानी कि पार्लियामेंट का जो लॉ बनेगा वो प्रायोरिटी लेगा ओवर द स्टेट्स। ठीक है, यदि दोनों के लॉ हैं तो जो स्टेट वाला है वो नीचे आएगा एज कंपेयर टू पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का जो प्रोविजंस हैं वो कहां से बोरो किए गए हैं। तो आप ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है जापान, और डी है यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन। इसमें आपको बताना है डीपीएसपी का प्रोविजन है भारत ने कहां से लिया है। होप आपने सोच लिया होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का जो प्रोविजन है वो लिए हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं वो डीपीएसपी से आते हैं, और डीपीएसपी क्या है,
नॉन जस्टिसेबल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं, यानी कि उनके इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में आते हैं, डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, experience and service in the composition of Council of States, the constitution makers of India were influenced by the examples of, यानी कि जो टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, सर्विस है, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, यानी कि राज्यसभा में जो इन लोगों को क्या है रिप्रेजेंटेशन या फिर नॉमिनेशन देने का सिस्टम है, वो हमने कहां से बोरो किया है, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो ए आयरिश रिपब्लिक, बी कनाडा, सी यूएसए और डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चारों आपके ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बताइए सोच के। देखो सोचने से याद होगा, बिना सोचे याद नहीं होगा। ये लिस्ट है काफी, इसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और उस पर एमसीक्यू सोल्व करोगे तो याद हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए फॉर आगरा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, जो कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन का सिस्टम है, 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको मैच करना है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिए हैं, कौन से देश से बोरो किया है, जल्दी से मैच कर दीजिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर कॉपी में लिखिए। चलो आंसर देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं। तो ए का क्या हो जाएगा 2, बी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तो याद हो गया होगा अब तक कि हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा बी का। और सी का इमरजेंसी प्रोविजन है, वो हम जानते हैं कहां से लिया गया है, वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, तो सी का 4 हो जाएगा। और डीपीएसपी अभी देखे हैं कहां से हो जाएगा, डीपीएसपी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये इसका सही मिलान होगा। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके से, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी या फिर वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी आयरलैंड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फिर से मैच करना है, तो मैच करके बताइए। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से मैच कीजिए। ओके, हो गया होगा। सॉरी, तो ए ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, अभी के क्वेश्चन में देखा है यूएसए से हैं, बिल ऑफ राइट यूएस के, तो ए का हो जाएगा 4। बी का डीपीएसपी, डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से, तो बी का हो जाएगा 3। सी कैबिनेट गवर्नमेंट, ये हमने लिया है ब्रिटेन से, सी का 1। और डी यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या उनकी बात बनेगी या बिगड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपने क्या सही किया है या गलत किया है ये जरूर मैच करें। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और यूनियन स्टेट्स का जो रिलेशन है हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से आपको बताना है करेक्टली मैच्ड नहीं है। प्रोविजंस दिए हुए हैं एक साइड में, दूसरी साइड में दिया हुआ है सोर्स, हमने कौन से कौन सा सोर्स दिया है।
सेम क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी आयरलैंड से हो गया। रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, सेंटर की जो रेजिडुअल पावर है, तो ये गलत हो जाएगा। कमेंट में आप मेरे को बताओगे कहां से लिया गया है। डी इमरजेंसी पावर्स, ये हमने अभी देखा है वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्ट बताना है तो C फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ए दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ, बी दिया हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सी दिया हुआ है रिजर्विंग ऑफ बिल बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, एंड डी दिया हुआ है कंकरेंट लिस्ट। जल्दी से मैच कीजिए, बिना सोचे याद नहीं होगा, सोचना जरूरी है। ए रूल ऑफ लॉ, बी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया है? कनाडा से। रूल ऑफ लॉ, कंकरेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। गलत नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एग्जाम में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा सा। ये इजी क्वेश्चन है, आते हुए हैं, आता ये सब ने पढ़ा होता है, तो इसमें 100% सही करना होता है इनको। आंसर देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ हमने लिया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय द गवर्नर कनाडा से लिया है। एंड कंकरेंट लिस्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने कहां से लिया है? हैज बीन टेकन फ्रॉम, ए ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी रशियन और फॉर्मर सोवियत यूनियन, एंड डी इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको बताना है। होप आपने आंसर सोच दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, ठीक है, फॉर्मर डी यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। जो भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला जो सैलिएंट फीचर हमने देखे थे कि भारत का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, तो ये बात है, ये सही है, तो ए इज करेक्ट है। बी द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो क्या बताना है? आपको बताना है कि ए आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो दोनों ट्रू है, तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, ठीक है। सी नहीं हो सकता, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये नहीं होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर है वो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है क्या? नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे और प्रोविजंस भी हैं। केवल फंडामेंटल राइट्स आने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके 4 कारण हमने देखे थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड, तो इसमें बताना है आपको नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये किसी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका पहला नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन कौन था? सोचिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है टीटी कृष्णमचारी, बी वीटी कृष्णमचारी,
सी एच.सी. मुखर्जी एंड डी फ्रैंक एंथोनी। तो हमने डिस्कस किया था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, डिप्टी चेयरमैन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी, ठीक है। और मैंने सेशन में बताया भी था, चैप्टर 1 या 2 में ये हमने डिस्कस भी किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। इसका आंसर है फ्रैंक एंथोनी है, वो भारत के पहले नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन थे। तो फ्रैंक एंथोनी वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एस्टेब्लिश ऑल इंडिया एंग्लो एसोसिएशन बनाया था इन्होंने 1942 में। तो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन है वो इनके द्वारा बनाया गया था। एंड ये लोकसभा में नॉमिनेट हुए थे 7 टाइम 1950 से लेके 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन नेम्स whose portfolio in the first cabinet of India was different from his portfolio in the interim government। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया बनती है 1947 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। उसमें आपको बताना है कि इनमें से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसका जो पोर्टफोलियो है वो दोनों में से किसका अलग था, ठीक है। तो इस पे हमने क्या है टेबल देखी थी, 2 टेबल डिस्कस की थी, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है और उसी से मैंने कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो टेबल पीसीएस एग्जाम में बहुत जरूरी है और यूपीएससी का भी कोई पता नहीं है कि वो पूछ ले, ठीक है। तो ए दिया हुआ है जगजीवन राम, बी दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया हुआ है होमी बाबा और डी दिया हुआ है सरदार बलदेव सिंह। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा का 1946 और 1947 में जो फर्स्ट कैबिनेट थी और इंटरिम गवर्नमेंट थी उनका पोर्टफोलियो अलग था, यानी कि चेंज कर दिया गया था। तो इनमें से होमी बाबा है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो चेंज कर दिया गया था, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। बाकी आप लोग ढंग से उसको टेबल को 1-2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। पोर्टफोलियो ऑफ होमी भाभा इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इन इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या क्या किसको क्या पोर्टफोलियो मिले थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है या गलत है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है पॉपुलर सोवर्निटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइजी आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोवर्निटी एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो भारत के संविधान के बेसिक फीचर हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज कंसर्न्ड इज रिजिड। यानी कि जो फेडरल फीचर है सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है वो रिजिड है या नहीं है। तो उसमें 3 लिस्ट दी हुई है, ठीक है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनको चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसके लिए क्या है स्पेशल लॉ की जरूरत पड़ती है अमेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो ये रिजिड है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत पड़ती है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो बराबर नहीं होता है नॉर्मल लॉ के, ठीक है। थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेटमेंट थर्ड क्या है वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट। जो सिविल राइट है हमारे इकोनॉमिक राइट है उनकी इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे पे, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ज्यादातर क्या है सिविल राइट है और इकोनॉमिक राइट है वो दिए गए हैं कहां पे डीपीएसपी में। और हमने डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोनों के क्या है बैलेंस पे काम करता है, ठीक है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है थर्ड। एंड फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ डायरेक्ट कंट्रोल है क्या लोगों के द्वारा? ऐसा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, जिसमें हम क्या है एमएलए चुनते हैं, ठीक है, एमपी या फिर एमएलए को चुनते हैं, फिर एमपी और एमएलए क्या है सरकार चुनते हैं,
यानी कि सरकार में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, फिर क्या है वो प्राइम मिनिस्टर को भी चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 करेक्ट है। तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। तो इनमें से बताना है कि जो सैलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल क्या सही बात है या गलत बात है, बताइए। हमारा जो संविधान है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप देता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। सेकंड इज स्ट्रिक्टली फेडरल इन फॉर्म, तो स्ट्रिक्टली फेडरल तो नहीं है, यूनिटरी भी होता है कभी कभी, तो स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं हो जाएगा। थर्ड इज इट इज भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है ये, तो ये हम देख चुके हैं, ये ब्लेंड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आर करेक्ट है। तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेशन एमसीक्यू पे सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।